फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक द चेंज ऑफ स्टेट के बारे में। देखिए, हमें मालूम है कि जो मैटर होता है उसकी 3 स्टेट्स होती हैं, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। ठीक है, ये चीज़ें तो हमें मालूम है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आती हैं। लेकिन देखिए, ऐसा भी होता है कि ये जो स्टेट्स हैं ये अपने आप में इंटरचेंजेबल होती है, यानी कि जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो सकता है और जो लिक्विड है वो गैसेस में चेंज हो सकती है। राइट, तो ये जब एक दूसरे के अंदर अपने आप को चेंज करती हैं तो उसी स्टेट को हम लोग चेंज ऑफ स्टेट कहते हैं। ठीक है, उससे ही हमें पढ़ना है। अब देखिए, ऐसा होता क्यों है, इसका मैं आपको बिल्कुल बेसिक रीजन बता देना चाहता हूँ। मेन रीजन, उसका कारण है मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी। देखिए, इसको एग्जाम्पल की मदद से समझिए कि मान लीजिए कि आपके पास एक आइस क्यूब है। अब आइस क्यूब जो होता है वो सॉलिड होता है, ये बात हमें मालूम है। ठीक है, और सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर पोजीशन के हिसाब से बंधे हुए रहते हैं और इनको बांधने का काम करता है इनका इंट्रामोलिकुलर फोर्स। राइट, अब होगा क्या कि इनकी जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर एनर्जी है, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब होता है, एक ऐसी एनर्जी जिसकी वजह से कोई भी चीज़ मोशन करना शुरू कर दे। ठीक है, यानी कि इन मॉलिक्यूल्स के अंदर फिलहाल मोशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर इनकी मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा इनके बीच में लगने वाला इंट्रामोलिकुलर फोर्स पावरफुल है। ठीक है, ये सिंपल सी बात हमें समझ में आती है। और जब इसको टेम्परेचर दिया जाए, मतलब इसको हीट दी जाए जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ जाए, तब क्या होगा, जब हीट मिलती है तो हीट एक एनर्जी का फॉर्म है। मॉलिक्यूल्स को जैसे ही एनर्जी मिलती है और जब ये एनर्जी इस बीच के इंट्रामोलिकुलर फोर्स से ज़्यादा हो जाए तब क्या होगा, ये मोशन करने की कोशिश करेंगे और ये अपना बॉन्ड तोड़ के इधर उधर जाने की कोशिश करेंगे। और जब ये मॉलिक्यूल्स टूटेंगे, मतलब अपनी अपनी जगहों से निकलेंगे, तब क्या होगा, ये अपनी स्टेट को चेंज कर लेंगे। तो ये जो आपका आइस क्यूब है ये पानी में बदल जाएगा और उसके बाद अगर और टेम्परेचर दोगे जिससे ये और दूर दूर जा करके मोशन करेंगे तो उस समय ये वेपर में यानी कि गैस में भी कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने की वजह से मॉलिक्यूल्स अपनी जगह छोड़ते हैं और अपनी स्टेट को चेंज कर लेते हैं। ये इसका बेसिक कारण है। ठीक है, और ये जो सारे चेंजेस हैं ये हीट के ट्रांसफर की वजह से हो रहे हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा हीट ट्रांसफर ये अपनी सराउंडिंग के साथ करेंगे, फॉर एग्जांपल ये जो आइस क्यूब है, अगर इसको आप लोग किसी गर्म कमरे में जाके रखोगे तो इसकी जो सराउंडिंग है यही तो इसको हीट देगी। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ उसकी सराउंडिंग की हीट भी मैटर करती है इसके लिए। अब इस हीट के एक्सचेंज को समझने के लिए एक एक्टिविटी दे रखी है बुक के अंदर, हमारी बुक के अंदर, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक बीकर है और उस बीकर के अंदर आपने बहुत सारे आइस क्यूब भर लिए हैं। ठीक है, अब मुझे पता है कि जब भी बर्फ जमती है, जब भी आइस जमती है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे ही बर्फ जमती है। इसके बाद कुछ भी हो सकता है उसका टेम्परेचर, मतलब माइनस में जा सकता है, -2 डिग्री, 10 डिग्री, 50 डिग्री, जो भी है आगे बढ़ सकता है। लेकिन 0 डिग्री पे क्या है, बर्फ जमना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि इसके नीचे एक बर्नर लगाता हूं। ठीक है, जिससे इसको एक कांस्टेंट हीट मिलती रहे। तो इसका मतलब ये जो नीचे लगा हुआ है ये कांस्टेंट हीट सोर्स है। अब देखिए, मैंने इसको हीट देना शुरू किया है। अब हर 1 मिनट के बाद मैं क्या करूंगा, टेम्परेचर को नोट करना चाहूंगा। वही हर 1 मिनट के बाद मैं टेम्परेचर नोट कर रहा हूं कि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। अब जरा गौर से समझिए, ये बर्फ है, इसको हीट दी जा रही है, हीट मिल रही है तो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी मॉलिक्यूल्स को, वो अपनी जगह छोड़ेंगे, स्टेट चेंज करेंगे। लेकिन कब करेंगे, कौन से पॉइंट पे आके करेंगे? भाई 0 डिग्री सेल्सियस पे ये बर्फ थे, मान लीजिए कि 10 डिग्री सेल्सियस पे आके इन्होंने पिघलना शुरू किया। ठीक है, मतलब 10 डिग्री तक क्या हुआ, धीरे धीरे चलता रहा, तब तक ये बर्फ ही थे। उसके बाद 10 डिग्री के बाद ये पानी बनना शुरू हो गए। तो इसका मतलब इन आइस क्यूब्स के लिए 10 डिग्री सेल्सियस जो है वो एक मेल्टिंग पॉइंट बन जाता है। ठीक है, अब इसके बाद एक ऑब्जर्वेशन होगी। कैसी ऑब्जर्वेशन होगी कि ये पानी बनना शुरू हो गए। अब इनको और ज़्यादा हीट दी जा रही है, ये और ज़्यादा अपने आप को पानी में कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन उस दौरान इन बर्फ के टुकड़ों का और जो पानी बना है उसका टेम्परेचर 10 डिग्री ही रहेगा। थोड़ा और ढंग से समझिए कि यहाँ पर आके पिघलना शुरू हुए 10 डिग्री के बाद। अब इनको कंटिन्यूटली हम हीट दिए जा रहे हैं, हीट दिए जा रहे हैं, जब तक सारे बर्फ के टुकड़े पानी में कन्वर्ट नहीं हो जाते तब तक दोनों का टेम्परेचर 10 डिग्री ही रहेगा। जी हाँ, एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए कि आपके पास कोई कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक को आपने ग्लास में डाला। ठीक है, अब आपने एक आइस क्यूब लिया और उस कोल्ड ड्रिंक के ग्लास में डाल दिया।
फिर क्या होगा, थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि ये जो आपका आइस क्यूब है ये पिघलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कब पिघलना शुरू हुआ, मान लो कि 10 डिग्री सेल्सियस पे पिघलना शुरू हुआ, तो 10 डिग्री सेल्सियस आपके आइस क्यूब का टेम्परेचर है और वही टेम्परेचर आपकी कोल्ड ड्रिंक का रहेगा। और जब तक पूरी बर्फ पिघलेगी नहीं तब तक दोनों का टेम्परेचर 10 डिग्री ही बना रहेगा। भले ही हीट उनको दिए जा रहे, लेकिन जब तक ये दोनों के दोनों एक स्टेट में नहीं आ जाते तब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। यही कमाल है इस चीज का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर सेम रहा और इस सिचुएशन को आप लोग कहोगे द थर्मल इक्विलिब्रियम। दोनों के दोनों मैटर्स के लिए, एक तो आपका बर्फ है, दूसरा आपका पानी है। ठीक है, तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम की स्टेट के दौरान टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, लेकिन हीट लगातार उसे मिलती जा रही है। तो ये हो जाती है कैरेक्टरिस्टिक जो इस सब्सटेंस की हमें पता चलती है, मेल्टिंग पॉइंट। अब देखिए ये जो चीज़ है ये प्रेशर पे भी डिपेंड करती है। इसका भी एक एग्जाम्पल है। देखिए मान लीजिए कि आपके पास एक बर्फ की स्लैब है, लंबी सी स्लैब है। ठीक है, उस बर्फ की स्लैब को आपने 2 ब्लॉक्स पे कुछ इस तरीके से रखा है ताकि बीच में जगह रहे। अब आपने क्या किया, एक मेटेलिक की वायर ली, मतलब मेटल की वायर ली, उसके एक तरफ आपने 3 या 4 किलो का या 5 किलो का कोई एक ब्लॉक बांध दिया, दूसरी तरफ भी 3, 4, 5 किलो का ब्लॉक बांध दिया, दोनों बराबर है। अब उस वायर को क्या किया कि आपने इस स्लैब के ऊपर लटका दिया। ठीक है, इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं। तो होगा क्या कि ये मेटेलिक वायर है, इसका जो टेम्परेचर होता है, हीट होती है तो ज़्यादा ही है। धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो वायर है ये स्लैब के अंदर घुसने लगेगी। ठीक है, और अंदर घुसते 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 क्या होगी, ये पार कर जाएगी। ठीक है, ये पूरा का पूरा पास कर जाएगी इसको। लेकिन मजे की बात ये होगी कि जो जो हिस्सा ये पास करती जाएगी, ऊपर का जो पानी पिघला है जो, वो दोबारा फ्रीज हो जाएगा। जी हाँ भाई, जैसे ही मान लीजिए कि ये थोड़ा नीचे आई तो ऊपर का कुछ ना कुछ हिस्सा पिघला के आई होगी, तो वो पानी दोबारा रिफ्रीज हो जाएगा। ठीक है, रिफ्रीज हो जाएगा तो दोबारा बर्फ बन जाएगा वो। और इस प्रोसेस को हम लोग रिग्लेशन कहते हैं। भाई टेक्निकली क्या हो रहा है कि ये जो वायर है और उसके ऊपर बंधे हुए जो दोनों साइड में ब्लॉक्स हैं, ये इस बर्फ के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं और उस प्रेशर की वजह से बर्फ पिघल रही है। लेकिन जब ये हिस्सा पार कर जाती है वायर, तो ऊपर वाला जो पानी जो पिघला है वो दोबारा बर्फ बन जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं रिग्लेशन। इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो स्केटिंग करते हुए लोगों को आपने देखा होगा। होता क्या है कि जब भी कोई व्यक्ति स्केटिंग करता है तो वो स्केट के ऊपर प्रेशर बनाता है। ठीक है, अब स्केट का नीचे वाला हिस्सा और बर्फ के बीच में फ्रिक्शन पैदा होता है, उसकी वजह से स्केट के नीचे वाली बर्फ जो है वो पिघल जाती है। ठीक है, पानी बन जाती है और पानी की वजह से वो स्केट करता हुआ आगे निकल जाता है। यानी कि जो पानी है वो नीचे एक तरीके के चिपचिपे पदार्थ, यानी कि चिपचिपा मटेरियल, जैसे कोई लुब्रिकेंट हो, उसकी तरह काम करता है। अब एक जगह से वो स्केट लेके निकला, तो जहां से वो निकला तो जो पिघल चुकी थी बर्फ वो दोबारा फ्रीज हो जाती है, रिफ्रीज हो जाती है। उसको रेगुलेशन कहते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? मतलब जहां जहां जो व्यक्ति वो जाएगा, जहां जहां वो इंसान जाएगा अपनी स्केट लेके, उसके नीचे का हिस्सा पानी बन जाएगा और एज ए लुब्रिकेंट उसके लिए काम करेगा और वो आराम से स्केटिंग करते हुए आगे निकल जाएगा बर्फ के ऊपर। ये है एक स्केटिंग के पीछे की साइंस, जहां पर प्रेशर की वजह से पिघलती है बर्फ, उसके बाद वो लुब्रिकेंट की तरह काम करता है पानी और आदमी स्केटिंग कर सकता है। अच्छा, अब इसके बाद जो ये पानी रिफ्रीज हो रहा है, इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसको हम लोग कहेंगे फ्यूजन। ठीक है, दोबारा फ्रीज हो जाता है। इस प्रोसेस को रिग्लेशन कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो इस तरीके से सॉलिड लिक्विड में बदलता है और लिक्विड दोबारा सॉलिड के अंदर बदलता है। ये होती है चेंज ऑफ स्टेट। अब देखिए यहां पर मैंने आपको बताया सॉलिड और लिक्विड का, आगे हम लोग बात करेंगे लिक्विड और गैस की। ठीक है, कि लिक्विड गैस में और गैस लिक्विड में किस तरीके से चेंज होता है। ठीक है, ये आपको मैं अगले पार्ट के अंदर बताऊंगा। सो आई होप आपको स्केटिंग के पीछे की साइंस समझ में आई होगी और ये चेंज ऑफ स्टेट का पहला पार्ट समझ में आया होगा। इसके बाद भी इसके ऊपर आपको कोई क्वेश्चन आता है, कोई क्वेरी आती है या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।